Rahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muaz Rasool, your professor of physics. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने एमडी कैट के सिलसिले में अपना यूनिट नंबर 11A डिस्कस करना है कि जिसमें हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का फर्स्ट हाफ देखना है। और इस फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने एटॉमिक न्यूक्लियस को, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी को, रेडियो एक्टिविटी को, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को और हाफ लाइफ को डिस्कस करना है। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आज का काम शुरू करूं, मैं एक दफा फिर वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता चलूं, उनके नाम आपको बताता चलूं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक न्यूक्लियस का। दूसरा टॉपिक हमारा होगा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी का। तीसरा हमारा टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी का, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का, और उसी सिलसिले में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। और चौथा हमारा टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी के ही सिलसिले में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ का। सो अपना काम शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा है, एटॉमिक न्यूक्लियस या एटॉमिक न्यूक्लियाई का। लेकिन उससे पहले हमें पता है कि हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक इट इज द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर इंटरेक्शन स्पेशली इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यानी ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियस और उसमें मौजूद न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट मैटर्स, गैसेस और डिफरेंट चीज़ों के साथ इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियाइज के आपस में इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और कोई भी ब्रांच उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मौजूद ना हो। और एटॉमिक न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर फिजिक्स के सिलसिले में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है वो एनर्जी का पैदा करना है, जो फिजन और फ्यूजन जैसे रिएक्शन में पैदा होती है, जो इसी टॉपिक में आप आगे जाके यकीनी तौर पे पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन अब हम लोगों ने देख ली। अब उसके बाद कुछ एमसीक्यूज के रिजल्ट जो आपको लाजमी पता होने चाहिए, चूँकि अक्सर साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। मसलन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो ये आपको चार चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए न्यूक्लियस के बारे में कि कौन कौन सा पार्टिकल किस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। सो अपना काम शुरू करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने आपको 2 दफ़ा बताया, हमारा पहला टॉपिक है। न्यूक्लियस का जहाँ तक ताल्लुक है, इसका साइज 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर होता है, कि जो कि 10⁵ टाइम्स लेस है रेडियस ऑफ एटम के। तो आप देख सकते हैं एमसीक्यू के रिजल्ट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि न्यूक्लियस का साइज तकरीबन 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर होता है, और ये साइज एटम के रेडियस से तकरीबन 10⁵ टाइम्स लेस होता है। न्यूक्लियस में तकरीबन सारे का तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली सारे का सारा चार्ज न्यूक्लियस में ही लाई कर रहा होता है। आगे जाकर हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और चूंकि प्रोटॉन्स किस में रहते हैं, न्यूक्लियस पे, तो इसका मतलब एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लाई कर रहा होता है, न्यूक्लियस में लाई कर रहा होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एटम की मास का 99.9% भी कहाँ पे लाई कर रहा होता है, न्यूक्लियस में ही लाई कर रहा होता है। तो अगेन एमसीक्यूज के रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं कि न्यूक्लियस ऑन द होल क्या होता है, पॉजिटिव, और एटम की मास का 99.9% किस में लाई कर रहा है, न्यूक्लियस में ही लाई कर रहा है। न्यूक्लियस में मौजूद रहने वाले पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में रहने वाले जिनका घर न्यूक्लियस हो। और ये 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि न्यूट्रॉन्स नाम से ही जाहिर है न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, और प्रोटॉन्स प्रोटॉन P4 पॉजिटिव, इन पे हमने कौन सा चार्ज अस्यूम किया हुआ है, पॉजिटिव। असल में सिचुएशन कुछ यूं है कि एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज होता है। हमने इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज अस्यूम कर लिया हुआ है, नेगेटिव, और हमने प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज अस्यूम कर लिया हुआ है, पॉजिटिव। इसका मतलब असल सिचुएशन ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज होता है। अगर हम रिवर्स असम्पशन भी ले लेते, या अभी भी अगर हम अपनी असम्पशन को रिवर्स कर लें कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, तो इससे एटम के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि मैं को 2 दफा पहले बता चुका हूँ, चलिए तीसरी दफा फिर, कि असल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज होता है। तो हमने असम्पशन क्या ली हुई है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे
पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज है। प्रोटॉन की मास किलोग्राम में 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है, और यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट में 1.007276 यू होती है। अगेन एमसीक्यूज के बहुत अहम रिजल्ट हैं। न्यूट्रॉन की मास किलोग्राम में 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है, और एटॉमिक मास यूनिट में 1.008665 यू होती है। चलें इलेक्ट्रॉन को भी बीच में शामिल कर लेते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का तो हिस्सा नहीं है लेकिन एटम का हिस्सा है। तो इलेक्ट्रॉन की मास किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होती है, और एटॉमिक मास यूनिट में ये वैल्यू 0.00055 यू हो जाती है। यू या एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 6C12 की मास का 12वां हिस्सा है। आसान अल्फाज में आपके सामने रखूं तो कार्बन 6C12 की मास को अगर 12 से डिवाइड करें तो जो आंसर रहेगा वो क्या कहलाएगा, 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा, कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और बेटा जब आप इस मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपको एनर्जी हासिल होगी वो तकरीबन कितनी हासिल होगी, 931 MeV यानी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इस तरह से आप एटॉमिक मास यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग मास भी किलोग्राम में निकाल सकते हैं, और एटॉमिक मास यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ना सिर्फ MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं बल्कि जूल में भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा आपके साथ डिस्कशन की थी कि जिसमें एमसीक्यूज के आपको ये तमाम रिजल्ट्स मैंने हाईलाइट करके आपके सामने दिखा दिए। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज होता है, और सिर्फ ऑपोजिट चार्ज नहीं होता बल्कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। दोनों पे चार्ज की अमाउंट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, लेकिन प्रोटॉन पे हमने कौन सा चार्ज अस्यूम किया हुआ है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे हमने कौन सा चार्ज अस्यूम किया हुआ है, नेगेटिव। तो प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। कुछ प्रॉपर्टीज के जो न्यूक्लियस के हवाले से पढ़ी जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली एटॉमिक चार्ज नंबर, या जिसको एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Z से। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। या इसको यूं भी पढ़ा जा सकता है, चूंकि एटम ऑन द होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स मौजूद होंगे सराउंडिंग पे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। तो हम एटॉमिक चार्ज नंबर यानी Z को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम भी कह सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हम एटॉमिक चार्ज नंबर यानी Z को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। दूसरी एटॉमिक मास नंबर, या जिसको मास नंबर भी कहा जाता है, किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल A से, और ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि न्यूक्लियॉन्स दो तरह के होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसको बोलने का एक तरीका ये है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और तीसरी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर, एंड दिस इज ऑफ कोर्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और इसको निकालने का फॉर्मूला अगेन एमसीक्यू का रिजल्ट, n इक्वल्स A माइनस Z। इस तरह से बात को नहीं हम छोड़ सकते, एग्जाम्पल हम लाजमन लेंगे। मसला आपके पास फर्ज करें कार्बन का एक आइसोटोप है 6C14। अब आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट को या न्यूक्लियाई को लिखने का तरीकाकार क्या होता है, ZXA। इसमें X किसको शो कर रहा है कि कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, हीलियम की। इसमें Z किसको शो कर रहा है, एटॉमिक चार्ज नंबर को, और इसमें A किसको शो कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर को। अब मुझे कहा गया ये कार्बन का आइसोटोप है 6C14, इसका मुकम्मल नंबर एनालिसिस करें। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6। नंबर 3, इसका मास नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 14। लेकिन नंबर एनालिसिस सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं होता, बल्कि हमें यह भी बताना पड़ता है कि इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और अगर ये एटम है तो सराउंडिंग पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होता है एंड दैट इज 6। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस या इनसाइड द एटम, ये भी एटॉमिक नंबर होता है यानी 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि n होता है, और n का मैंने तरीकाकार क्या बताया, a माइनस z। तो a कितना था 14 और z कितना था 6, तो 14 और 6 को माइनस करें तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 8। इसका मतलब इस 6C14 कार्बन के आइसोटोप में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने मौजूद होंगे 6 यानी 6, न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 यानी 6, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितने मौजूद होंगे 8। एलिमेंट की नेचर क्या है कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या है 6, मास नंबर क्या है 14। इस तरह से आपने इस आइसोटोप का मुकम्मल नंबर एनालिसिस कर लिया। अभी मैंने इस नंबर एनालिसिस के दौरान 3 या 4 दफा एक वर्ड यूज किया है आइसोटोप्स, और अब हमारी डिस्कशन उसी की तरफ जा रही है। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एटम्स के जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, यानी Z सेम हो और A डिफरेंट हो। तो एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एटम्स कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल इज दैट ऑफ हाइड्रोजन 1H1, प्रोटियम 1H1, ड्यूटियम 1H3, ट्रिटियम। आपको इन तीनों हाइड्रोजन्स के एटम्स में एटॉमिक नंबर क्या दिखाई दे रहा है सेम यानी 1, और मास नंबर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं 1, 2 एंड 3। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कॉमन सेंस है, एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज जाहिर सी बातें सेम होंगी, लेकिन चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक मास नंबर से और मास नंबर आइसोटोप्स का डिफरेंट होता है, तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन मैस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैस ओरिएंटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो जाहिर सी बात है क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। कई आयोडीन जैसे मोनो आइसोटोपिक होते हैं, कई हाइड्रोजन जैसे 3 आइसोटोप रखने वाले एलिमेंट होते हैं, कई हीलियम जैसे 2 आइसोटोप रखने वाले एलिमेंट होते हैं 2He3 एंड 2He4, और कई जीनॉन एंड सीजियम जैसे भी होते हैं कि जिनके आइसोटोप्स की तादाद मैक्सिमम यानी 36 तक जा पहुंचती है। तो ये तो हो गया आइसोटोप्स, एलिमेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका रिवर्स कहलाता है आइसोबार्स। रिवर्स हर लिहाज से आप देख सकते हैं, सेम mass number but different atomic number. Isobars have same mass number but different atomic number. इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं, लेकिन आइसोबार्स 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है 6C14, 7 and 14, कार्बन और नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं इनके एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, जबकि इनके मास नंबर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं सेम यानी 14। और चूंकि एलिमेंट डिफरेंट है, सेम मास नंबर, तो इनकी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। फिर आ जाते हैं आइसोटोन्स। ना इनका मास नंबर सेम है ना इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनके लिए क्या सेम है, न्यूट्रॉन नंबर। मैं फिर बोल रहा हूं, आइसोटोन्स do not have same mass number, they do not have same charge number, but they have same neutron number. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है 2He4 1H3। आपको पता है कि न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, A माइनस Z से। तो अगर मैं हीलियम के लिए एक्सरसाइज करूं तो 4 माइनस 2 का आंसर क्या आएगा 2, और अगर मैं हाइड्रोजन के इस आइसोटोप ट्रिटियम के लिए एक्सरसाइज करूं तो 3 माइनस 1 का आंसर भी क्या आएगा 2। इसका मतलब हीलियम और हाइड्रोजन के इन 2 आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, मास नंबर क्या है डिफरेंट, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं सेम यानी 2, यानी दोनों के पास न्यूट्रॉन कितने होंगे 2 ईच। और फिर वही बात, आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, आइसोबार्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, और आइसोटोन्स भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं। तो आइसोटोन्स की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हरगिज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोबार्स और आइसोटोन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, लेकिन आइसोटोप्स के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती।
दूसरा टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है मास डिफेक्ट। जब भी न्यूक्लियॉन्स आपस में मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस की वो मास नहीं आती जो आनी चाहिए। मैं एक रफ सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जरा ध्यान से सुन लें। फर्स्ट करें मेरे पास एक प्रोटॉन था, उसकी मास क्या थी 1U। फर्स्ट करें मेरे पास एक न्यूट्रॉन था, उसकी मास भी क्या थी 1U। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके अगर न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस की मास क्या आनी चाहिए 2U। जाहिर सी बात है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन 1U और 1U आपस में मिलकर जब न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस की मास क्या आएगी 2U। लेकिन इट हैज बीन फाउंड कि न्यूक्लियस की मास 2U नहीं आती बल्कि 2U से कम आती है। फॉर एग्जांपल 1.8U। चलिए इस एग्जांपल को फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। 1U का प्रोटॉन, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कोर्स, 1U का प्रोटॉन और 1U का न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं और न्यूक्लियस की मास क्या आई 1.8U। क्या आनी चाहिए थी 2U, आई क्या 1.8U। कितने का फर्क आ रहा है 0.2U का। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। यानी न्यूक्लियस की मास बनने के बाद, न्यूक्लियस बनने के बाद अपने न्यूक्लियॉन से कम हो जाती है। ये डिफरेंस क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द masses ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। दिस डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। ये एक पॉजिटिव नंबर होता है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एम से। और डेल्टा एम किसके बराबर होता है, ZMP प्लस NMN माइनस MX। और Z क्या है न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, MP क्या है एक प्रोटॉन की मास, N क्या है न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन नंबर, MN क्या है एक न्यूट्रॉन की मास और MX क्या है न्यूक्लियस की मास। तो न्यूक्लियॉन्स की मास माइनस न्यूक्लियस की मास जीरो नहीं आ रही बल्कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। और इतना मैथ तो हम सबको पता ही है कि जब भी यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर बड़ा है और ये वाला फैक्टर छोटा है। यानी न्यूक्लियस बनने के बाद न्यूक्लियस की मास अपने न्यूक्लियॉन्स की मास से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। सवाल ये पैदा होता है मास गई कहां, तो ये मास एक्चुअली न्यूक्लियस बनते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में एनर्जी वाइज रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। यानी जब न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस बनने के बाद मास में जो फर्क आता है जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं, जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्क एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो न्यूक्लियस बनते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में रिलीज होती है एंड दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। डेफिनेशन ये भी आपको यहाँ पे लिखी दिखाई दे रही है, व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड a small amount of mass of nucleons is released in the form of electromagnetic radiations of energy E। अब बच्चा यहाँ पे कहता है मास कैसे रिलीज हो सकती है, तो ये मैं पहले ही एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं कि मास बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो मास नहीं रिलीज हो रही बल्कि डेल्टा एम यानी मास के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज हो रही है कि जिसको क्या सिंबल दिया गया है E का, एंड दिस E इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और इसको निकालने का फॉर्मूला आइंस्टाइन की इक्वेशन E इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसमें E क्या है बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा एम क्या है मास डिफेक्ट और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आपने यही बाइंडिंग एनर्जी किस में निकालनी हो, इन टर्म्स ऑफ MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेगा का मतलब 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻19 जूल। तो फिर आपको सिंपली मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 931 से। यानी ये फॉर्मूला आपको बाइंडिंग एनर्जी किस में देगा जूल में, और ये वाला फॉर्मूला आपको बाइंडिंग एनर्जी किस में देगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब सवाल पैदा होता है कि हम इतना मामूली सा डिफरेंस यानी मास डिफेक्ट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होने वाली बाइंडिंग एनर्जी, इसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट शो क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यानी किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उसकी बाइंडिंग एनर्जी गवर्न करती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होती जाएगी, इसका मतलब न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसका मतलब न्यूक्लियस को तोड़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ही बताती है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कब तक, आयरन तक। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होती है और क्या वैल्यू है 8.8 MeV। लेकिन जब आप आयरन को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मास नंबर के क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। यानी
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या स्टेबिलिटी आयरन तक बढ़ती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन पे अपनी किस वैल्यू पे पहुंच जाती है, मैक्स, दैट इज 8.8 MeV, एमसीक्यू का रिजल्ट। लेकिन जब आप आयरन को क्रॉस करते हैं तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मजीद एटॉमिक नंबर में इजाफे से कम होना शुरू हो जाती है, जैसे कि आपको यहां पे ये लिखा भी दिखाई दे रहा है। इसी लास्ट बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये ग्राफ भी यहाँ पे बनाया हुआ है, ज्यादा डिटेल्ड और अच्छा ग्राफ आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स में बना हुआ है कि आप देख सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। उन एक्सेप्शंस को जब बाद में हम देखते हैं तो आपको पैटर्न यही दिखाई दे रहा है कि आयरन तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। आयरन पर पहुंच के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 MeV यानी मैक्सिमम होगी, लेकिन आयरन के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको क्या होती दिखाई दे रही है, डिक्रीज होती दिखाई दे रही है। ये जो आपको पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये हीलियम, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसका मतलब ये स्मूथ कर्व नहीं है। और यही एक्सेप्शंस हैं जिनका भी मैंने आपके साथ एक थोड़ा सा जिक्र किया था कि दीज एटम्स और दीज एलिमेंट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द एलिमेंट्स इन देयर विसिनिटी। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं जिन पे आपको ये कर्व पीक दिखा रहा है, इन एलिमेंट्स में जो स्टेबिलिटी है वो अपनी सराउंडिंग यानी इर्द गिर्द के एलिमेंट से ज्यादा होगी, इसलिए ये एक्सेप्शंस आपको दिखाई ददे रही हैं। कुछ वैल्यूज एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, और जाहिर सी बात है सब यही 3 वैल्यूज नहीं हो सकती, और भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं, क्योंकि बाज़ दफा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको क्या दिखाई दे रही है, 7.6 MeV। हाइड्रोजन 1H1 के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या दिखाई दे रही है, 0, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, उसके लिए कोई मास्क इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट बन गया कि 1H1 के लिए मास्क इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होते हैं, 0 होते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1H2 के लिए आपको क्या दिखाई दे रही है, 2.23 MeV दिखाई दे रही है। इसमें एक और एमसीक्यू का रिजल्ट आप प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी डिफाइन होती है और मास्क इफेक्ट पर न्यूक्लियन भी डिफाइन होता है, यानी डेल्टा E ओवर A बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी डिफाइन होती है, और डेल्टा M ओवर A यानी मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन भी डिफाइन होता है, एंड मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये देखिए एमसीक्यू का कितना अहम रिजल्ट बन गया कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन यानी डेल्टा M ओवर A। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये डिस्कवर की थी हेनरी बक्वेरल ने 1896 में एक्सीडेंटली, व्हेन ही फाउंड कि वो तमाम एलिमेंट्स की जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो स्टेबल नहीं होते बल्कि अनस्टेबल होते हैं, और अपनी अनस्टेबिलिटी का इजहार अपने में से नेचुरल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकाल के करते हैं, और ये फिनोमिनन क्या कहलाता है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। जो न्यूक्लियाई ये फिनोमिना अंडरगो कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और निकलने वाली रेडिएशंस को नेचुरल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का नाम दिया जाता है। लेकिन इनडायरेक्टली रेडियो एक्टिविटी का हिंट हमें पहले से मिल रहा है, कैसे, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व आपको क्या बता रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन तक इंक्रीज करती है, यानी न्यूक्लियाइज की स्टेबिलिटी आयरन तक इंक्रीज करती है। आयरन पर पहुंच के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपनी किस वैल्यू पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है, लेकिन आयरन को क्रॉस करने के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जा रही है, यानी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, यानी न्यूक्लियाई की अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है। और होते होते ये सिचुएशन जो ही आप 82 एटॉमिक नंबर को क्रॉस करते हैं तो ये अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपैरेटिवली इतनी कम हो जाती है कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता बल्कि अनस्टेबल हो जाता है और अपने में से नेचुरल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकालना शुरू कर देता है। इसका मतलब नेचुरल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं तो अपने में से जाहिर सी बात है क्या निकालते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकालते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किए थे, फॉर एग्जांपल पोलोनियम एंड रेडियम। ये मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किए थे। रेडियम अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो रेडिएशंस की वजह से है, और पोलोनियम चूंकि मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी दोनों का ताल्लुक पोलैंड से था तो इन दोनों साइंटिस्ट ने अपनी कंट्री यानी अपने मुल्क के नाम के पीछे इस एलिमेंट को पोलैंड के नाम के पीछे पोलोनियम का नाम दे दिया था। 3 तरह की रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है। अल्फा रेस या अल्फा पार्टिकल जो बेसिकली हीलियम के पॉजिटिव न्यूक्लियाइज होते हैं,
बीटा पार्टिकल्स, अब बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेस दो तरह की होती हैं, बीटा या इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, और एंटी बीटा या पॉजिट्रॉन कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे जाके तफसीली बहस करेंगे। और तीसरी गैमा रेस, फोटोन, और ये वही फोटोन हैं जो आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े थे, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रेडिएशंस की मोशन किस किस्म की होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में रेडिएशंस की मोशन तीन तरह की हो सकती है। चूंकि आप देख सकते हैं कि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं सब यहाँ पे बीटा को कंसिडर करूं तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, एंटी बीटा को बाद में देखेंगे, और अगर मैं गैमा को डिस्कस करूं तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब आप किसी सोर्स से निकलने वाली नेचुरल रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को किस में से पास करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं। तो गैमा चूंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो गैमा फील्ड में से बिल्कुल क्या कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में से बिल्कुल क्या कर जाता है, सीधा पास कर जाता है। लेकिन आपको पता है कि बीटा पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो बीटा एनोड की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा या मुड़ जाएगा, और अल्फा पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो अल्फा कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा या मुड़ जाएगा। तो यहां से आपको सोर्स से निकलने वाली रेडिएशंस कितने पाथ में डिवाइड होती दिखाई दे रही हैं? तीन, जिनमें से एक गैमा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में से सीधा पास कर रहा है अपनी न्यूट्रल बिहेवियर की वजह से, बीटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, और अल्फा नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होता दिखाई दे रहा है। कुछ इसी किस्म का बिहेवियर आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी दिखाई देता है कि जहां पे भी सोर्स से निकलने वाली नेचुरल रेडियोएक्टिव रेडिएशंस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरते हुए तीन रस्तों में डिवाइड हो रही हैं। आप देखें कि गैमा चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में से जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सीधा पास कर गया। लेकिन जहां तक बीटा और अल्फा का ताल्लुक है, तो अगर इस पे मैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला राइट हैंड रूल लगाऊं तो जरा ध्यान से, थंब किसको शो करता है, चार्ज की वेलोसिटी को, फिंगर्स किसको शो करती हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, और हथेली यानी पाम का वेक्टर एरिया किसको शो करता है, फोर्स को। तो चार्ज की या रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की वेलोसिटी किधर को आपको जाती दिखाई दे रही है, इधर को, तो ये आ गया थंब। मैग्नेटिक फील्ड डॉट्स किधर को अप्लाई हुई है, आप लोगों की तरफ यानी बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो हथेली या पाम का वेक्टर एरिया वो किधर को रुख करता दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ। तो पॉजिटिव चार्जेस यानी अल्फा नीचे की तरफ डाइवर्ट होते या डिफ्लेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज या बीटा जो कि राइट हैंड रूल से ऑपोजिट आंसर शो करता है वो आपको ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों फील्ड्स में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से पास करते हुए रेडिएशंस तीन पार्ट्स में क्या होती दिखाई दे रही है, डिवाइड होती दिखाई दे रही है। गैमा दोनों सिचुएशंस में अनडेविएटेड मूव कर रहा है, जबकि बीटा और अल्फा को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डिस्टर्ब करती है मैं काफी तफसीली तरीके से आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। जब भी कोई नेचुरल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अपने में से अल्फा बीटा गैमा की कोई रेडिएशन निकालता है, तो रेडिएशन निकालने की वजह से बाज़ दफ़ा न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर और मास नंबर में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियाई एक दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं और डिकेइंग प्रोसेस भी कहते हैं, चूँकि टेक्निकली स्पीकिंग कि जो यहाँ पे रिएक्टेंट न्यूक्लियाई है कि जिसको पेरेंट न्यूक्लियाई का भी नाम दिया जाता है, वो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई यानी डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होकर खुद खत्म हो जाता है, जबकि डॉटर न्यूक्लियाई को पैदा कर देता है। दैट इज व्हाई दिस न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज न्यूक्लियर डिके। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन इज द फिनोमिनन इन विच अ न्यूक्लियस which is by the way parent nuclei changes into another nucleus which is by the way daughter nuclei due to emission of radiations. Now तीन तरह की चूंकि रेडियोएक्टिव रेडिएशंस होती हैं, अल्फा बीटा गैमा, तो हमें तीनों तरह के डिकेस को देखना पड़ेगा। सबसे पहला डिके जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है अल्फा पार्टिकल्स का डिके या अल्फा रेस का डिके या अल्फा डिके। इट हैज बीन फाउंड कि जब भी कोई पेरेंट न्यूक्लियाई, रिमेंबर दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, अपने में से क्या निकालता है, अल्फा पार्टिकल या अल्फा मिशन करता है, तो बनने वाले डॉटर न्यूक्लियाई, रिमेंबर दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई, के एटॉमिक नंबर में पेरेंट न्यूक्लियाई के लिहाज से 2 की कमी आ जाती है और मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है। यानी जब भी कोई न्यूक्लियाई अपने में से अल्फा निकालता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है। ये क्या शो कर रहा है कि ये अल्फा पार्टिकल इज गॉट टू बी पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। आप थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पे मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन आपके साथ डिस्कस भी कर दी। अब इसमें बहुत अहम बात जो एमसीक्यू के लिए पूछी जा सकती है, रिमेंबर दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई एंड दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट
एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर आइसोडाइफर्स। अब सवाल पैदा होता है आइसोडाइफर्स क्या है, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो दो न्यूक्लियाई हैं कि जिनके पास सेम न्यूट्रॉन एक्सेस है, यानी दोनों में न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से एक जितनी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम अपने में से अल्फा निकाल के थोरियम में चेंज हो रहा है। रिपीट, यूरेनियम अपने में से अल्फा निकाल के थोरियम में चेंज हो रहा है। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं यूरेनियम के लिए n-z निकालता हूं, और आप सबको पता है कि n क्या होता है, a-z। तो टेक्निकली स्पीकिंग n-z is a-2z। अब जरा ध्यान से देखें तो यूरेनियम के लिए a कितना था, 238 इंटू 2, और यूरेनियम के लिए z कितना था, 92, एंड आंसर कम्स आउट टू बी 54। यानी यूरेनियम के पास कितने न्यूट्रॉन जायद हैं, कितना न्यूट्रॉन एक्सेस है, 54। यही एक्सरसाइज अगर मैं थोरियम के लिए करूं, प्रिसाइज यही एक्सरसाइज अगर मैं थोरियम के लिए करूं, तो थोरियम के लिए a-2z, थोरियम के लिए a क्या था, 234 माइनस 2, और थोरियम के लिए z क्या था, 90, एंड अगेन आंसर कम्स आउट टू बी 54। इसका मतलब अल्फा डिके के बाद पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, और पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो डिके हम लोगों ने देखना है वो है बीटा डिके। इट हैज बीन फाउंड कि जब भी कोई न्यूक्लियाई अपने में से बीटा पार्टिकल निकालता है, तो बनने वाले डॉटर न्यूक्लियाई के मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आती है, एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डॉटर न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो रहा है और मास नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो बीटा एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास इग्नोरेबल है, और इस पे कौन सा चार्ज है, -1, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन है। यानी बीटा पार्टिकल बेसिकली न्यूक्लियस से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल पैदा होता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया। हमने तो सारी जिंदगी यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया। तो याद रखिएगा ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो अभी अभी न्यूक्लियस में पैदा हुआ और पैदा होते ही न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है। जब कोई न्यूक्लियस अपने में से बीटा डिके करता है, या जब कोई न्यूक्लियस अपने में से बीटा एमिशन को एमिट करता है, तो उस न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन सेपरेट हो जाता है, और न्यूट्रॉन सेपरेट होकर किस में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और एक एंटी न्यूट्रिनो में। प्रोटॉन की मास ज्यादा होती है, स्पीड कम होती है, ये न्यूक्लियस में ही स्टे कर जाता है, जबकि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बेसिकली न्यूक्लियस से बाहर निकल आता है। तो हम इसे न्यूक्लियस से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल कहते हैं। और ये किसके साथ बाहर निकलता है, ऑफ कोर्स एंटी न्यूट्रिनो के साथ बाहर निकलता है, कि जिसका चार्ज और मास नंबर आपको 0 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपको परफेक्ट बैलेंस दिखाई दे रही है। बीटा डिके के दौरान न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। चूंकि कॉमन सेंस है कि न्यूट्रॉन की तादाद कम हो रही है और प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो रही है, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बीटा डिके के दौरान पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोबार्स दिखाई दे रहे हैं। ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इनके मास नंबर क्या है, सेम है, तो एक दूसरे का क्या कराएंगे, आइसोबार्स कराएंगे। लिहाजा अल्फा डिके के बाद पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आइसोडाइफर्स बन जाते हैं, जबकि बीटा डिके के बाद पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आपस में क्या बन जाते हैं, आइसोबार्स बन जाते हैं। लेकिन हर बारी बीटा डिके नहीं होता, हर बारी बीटा डिके के दौरान न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, बल्कि बाज दफा न्यूक्लियाई एंटी बीटा डिके भी गवर्न करते हैं। अब अगर बीटा पार्टिकल क्या था, न्यूक्लियस से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, तो एंटी बीटा पार्टिकल क्या होगा, न्यूक्लियस से निकलने वाला एंटी इलेक्ट्रॉन, और एंटी इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज पॉजिट्रॉन, विच इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम मास, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, बट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज ऑन इट। आसान अल्फाज में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे मास क्या होती है, सेम होती है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मास क्या होती है, सेम होती है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट भी क्या होती है, सेम होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की टाइप नेगेटिव होती है और पॉजिट्रॉन पे यानी एंटी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की टाइप पॉजिटिव होती है। इट हैज बीन फाउंड कि जब भी
कोई न्यूक्लियाई अपने में से एंटी बीटा पार्टिकल निकालता है यानी पॉजिट्रॉन निकालता है, तो बनने वाले डॉटर न्यूक्लियाई के मास नंबर में तो चेंज नहीं आती, एटॉमिक नंबर में एक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका मतलब ये बेसिकली एंटी बीटा पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन। पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई, यहां पे भी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, आइसोबार्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर्स क्या हैं, सेम है। जब कोई न्यूक्लियाई अपने में से पॉजिट्रॉन यानी एंटी बीटा पार्टिकल निकालता है तो बेसिकली उस न्यूक्लियाई का प्रोटॉन सेपरेट होता है। रिमेंबर बीटा पार्टिकल निकालने के दौरान क्या सेपरेट होता था, न्यूट्रॉन। एंटी बीटा पार्टिकल के निकलने के दौरान क्या सेपरेट होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन सेपरेट होकर किस में चेंज हो जाता है, न्यूट्रॉन में, एक पॉजिट्रॉन यानी एंटी बीटा पार्टिकल में, और एक न्यूट्रिनो में। न्यूट्रॉन की मास ज्यादा है, स्पीड कम है, ये न्यूक्लियस में रह जाता है, जबकि एंटी बीटा पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो के साथ न्यूक्लियस से बाहर निकल आता है। इसका मतलब अब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बढ़ेगी, क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद में इजाफा हो रहा है, प्रोटॉन की तादाद में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो अब n/z रेशो विल इंक्रीज। तो ये हो गया बीटा का मुकम्मल एनालिसिस कि जिसमें हमने बीटा डिके भी पढ़ा और एंटी बीटा डिके भी पढ़ा। नेक्स्ट गैमा डिके। इट हैज बीन फाउंड कि जब भी कोई न्यूक्लियाई अपने में से गैमा निकालता है तो न्यूक्लियाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ता है, ना मास नंबर पे कोई फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये जो गैमा है ये एक चार्जलेस मैसलेस पार्टिकल है कि जो कि किससे मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से, एंड ये फोटोन कि जिसकी रेस्ट मास 0 होती है। याद देखिएगा किसी भी फोटोन की रेस्ट मास हमेशा 0 होती है, चाहे गैमा का हो चाहे अल्ट्रावायलेट का हो, कोई भी फोटोन हो। पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आइसोमर्स, और गैमा डिके बेसिकली न्यूक्लियस की क्या होती है, डी एक्साइटेशन होती है। इनफैक्ट गैमा फोटोन वो वाहिद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, बल्कि कौन निकालता है, न्यूक्लियस निकालता है आफ्टर इट्स डी एक्साइटेशन। तो ये मुकम्मल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की, अल्फा की भी, बीटा की भी और गैमा की भी। आज का लास्ट आर्टिकल जो हम लोगों ने करना है, उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज और कुछ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज देखने हैं। दैट इज हाफ लाइफ, वो टाइम जिस टाइम के दौरान किसी भी सैंपल में मौजूद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तादाद पहले के मुकाबले में हाफ रह जाए, वो टाइम उस सैंपल में उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। द टाइम इन विच हाफ ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके। याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी रैंडम स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, अनकंट्रोलेबल फिनोमेना है। क्या मतलब, आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में कुछ बातें कभी भी गेस नहीं कर सकते, कब रेडिएशन निकालेगा, कौन सी रेडिएशन निकालेगा। इसलिए याद रखिएगा कि हम रेडियो एक्टिविटी के लिए हाफ लाइफ तो डिफाइन करवा सकते हैं, वो टाइम जिस टाइम के दौरान इस सैंपल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तादाद पहले के मुकाबले में क्या रह जाए, हाफ रह जाए, हम उसके लिए कभी भी फुल लाइफ डिफाइन नहीं करवा सकते। इनफैक्ट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कंप्लीट लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज ऑलवेज इंफिनिटी। हाफ लाइफ सिर्फ किस बात पर डिपेंड करती है कि एलिमेंट की नेचर क्या है। इसका मतलब अगर आप एक्सटर्नल कोई भी पैरामीटर, टेम्परेचर, प्रेशर, कोई भी पैरामीटर चेंज करेंगे तो उससे हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ लाइफ सिर्फ किस बात पर डिपेंड करती है कि एलिमेंट की नेचर क्या है, वो कौन सा एलिमेंट है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली स्पॉन्टेनियस, स्टोकेस्टिक यानी रैंडम और अनकंट्रोलेबल फिनोमेना है। यही वजह है कि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए हाफ लाइफ डिफाइन करवाते हैं। फुल लाइफ हमेशा उसकी क्या अस्यूम होती है, इंफिनिटी अस्यूम होती है। अब एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल रेडियम, उसकी हाफ लाइफ है तकरीबन 1620 ईयर्स, 1600 ईयर्स। सवाल ये पैदा होता है कि रेडियो एक्टिविटी तो डिस्कवर हुई 1896 में, हमें कैसे पता चला कि रेडियम की हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। हमें ये कैसे मालूम हुआ कि रेडियम की अमाउंट 1600 साल बाद किसी सैंपल में हाफ रह जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो हमें किसी भी एलिमेंट की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हाफ लाइफ कैलकुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट करें, आपके पास एक सैंपल था, उस सैंपल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तादाद कितनी थी, एन किसको शो कर रहा है, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द सैंपल। आपने उस सैंपल को डेल्टा टी टाइम ऑब्जर्व किया और डेल्टा टी टाइम ऑब्जर्वेशन के बाद और रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना के बाद उस सैंपल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तादाद चेंज होगी, और कितनी चेंज होगी, डेल्टा एन। प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा,
एन क्या है, सैंपल में मौजूद इनिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद, डेल्टा टी क्या है, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी देर तक आपने सैंपल को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, और डेल्टा एन क्या है, इस टाइम के बाद सैंपल में एलिमेंट्स की चेंज तादाद। यानी डेल्टा एन बेसिकली क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल्टा एन बेसिकली क्या होगा, फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर। तो डेल्टा एन बेसिकली किसको शो कर रहा है कि डेल्टा टी टाइम के बाद एलिमेंट्स की तादाद में कितनी तब्दीली आई है, कितनी चेंज आई है। डेल्टा एन इनिशियल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेल्टा एन टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये कॉमन सेंस है, जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा चेंज भी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना कम टाइम गुजरेगा चेंज भी उतनी कम होगी। तो डेल्टा एन टाइम के टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि डेल्टा एन इनिशियल नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कैसे, मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल रखने लगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास 1000 एलिमेंट्स हों तो इनका हाफ क्या होगा, 500, ध्यान में रखिएगा। अगर मेरे पास 500 एलिमेंट्स हों तो इनका हाफ क्या होगा, 250। अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स हों तो इनका हाफ क्या होगा, 50। अब आप देख सकते हैं कि पहली एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल और तीसरी एग्जांपल, तीनों एग्जांपल्स में मैंने हाफ की चेंज निकाली है। लेकिन पहली एग्जांपल में चेंज हो रही है 1000 से 500, यानी 500 की चेंज हो रही है। दूसरी एग्जांपल में अगर आपको याद हो तो चेंज हो रही है 500 से 250 तक, यानी 250 की चेंज हो रही है। तीसरी एग्जांपल में अगर आपको याद हो तो चेंज हो रही है 100 से 50 तक, यानी 50 की चेंज हो रही है। तो आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे जैसे इनिशियल नंबर क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, चेंज भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब सैंपल में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद में कितनी चेंज आएगी, ये दो बातों में डिपेंड करता है। इनिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद कितनी है और आपने उसको कितनी देर ऑब्जर्व किया। ये दोनों रिजल्ट इकट्ठे होकर ये दे देंगे आपको। माइनस साइन इसलिए कि सैंपल में मौजूद रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद कम हो रही है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वालिटी साइन से रिप्लेस होता है, साथ में कांस्टेंट आता है लैम्डा, और लैम्डा आ जाएगा ये माइनस डेल्टा एन ओवर एन डेल्टा टी। दिस लैम्डा इज नोन एज डिके कांस्टेंट, का जिसका यूनिट क्या होता है, पर सेकंड। और ये क्या होता है, डेल्टा एन ओवर एन, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर पर यूनिट टाइम। मैं फिर बोल रहा हूं, डेल्टा एन क्या है, चेंज इन नंबर, एन क्या है, ओरिजिनल नंबर। तो डेल्टा एन ओवर एन क्या हो जाएगा, चेंज इन नंबर ओवर ओरिजिनल नंबर, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर। तो मैं इसको फिर बोलूं, डिके कांस्टेंट इज फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर पर यूनिट टाइम। और जब आपके पास डिके कांस्टेंट आ जाए तो आप इस फॉर्मूला की मदद से टी हाफ इक्वल्स 0.693 ओवर लैम्डा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर लैम्डा की मदद से किसी भी नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हाफ लाइफ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको डिके कांस्टेंट से हाफ लाइफ के बारे में पता चल जाता है। डिकेइंग प्रोसेस यानी रेट ऑफ डिके एक्सपोनेंशियल लॉ को गवर्न करता है। कॉमन सेंस है, इनिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद कितनी थी, 1000। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने रह गए, 500, तो 500 की चेंज आ गई। सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितने रह गए, 250, तो 250 की चेंज आ गई। थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने रह गए, 125, तो 125 की चेंज आ गई, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ डिके टाइम के लिहाज से एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका फॉर्मूला भी यहां पे लिखा हुआ है, n इक्वल्स n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट, n नॉट क्या है, इनिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद, t क्या है, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी देर में आपने सैंपल को ऑब्जर्व किया, और n क्या है, इस टाइम के बाद रह जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद। यानी n नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इन द सैंपल, और n क्या है, फाइनल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इन द सैंपल आफ्टर टाइम t, और लैम्डा मैं पहले ही बता चुका हूं ये क्या है, डिके कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि रेट ऑफ डिके बेसिकली एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, और रेट ऑफ डिके टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। किसी भी सैंपल में मौजूद रेडियोएक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स लैम्डा एन नॉट। मैं पहले ही बता चुका हूं, लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट, और एन नॉट क्या है, सैंपल में मौजूद इनिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद। एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, बैकवेरल। बैकवेरल किसके बराबर होता है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एक्टिविटी का बड़ा यूनिट क्या होता है, क्यूरी, और क्यूरी किसके बराबर होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 बैकवेरल्स। किसी भी सैंपल में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कितने रह गए हैं, किसी भी सैंपल में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स अनडिकेड अगर आपने निकालने हो, यानी इतने टाइम के बाद सैंपल में अभी भी इतने एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव हैं और डिके नहीं हुए, अनडिकेड हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n इक्वल्स
एन नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर एन। एन नॉट क्या है? इनिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तादाद। फिर वही बात, एन क्या है? फाइनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तादाद। और स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ गॉन। यानी स्मॉल एन किसको शो करता है? कितनी हाफ लाइफ चली गई है। मतलब अगर स्मॉल एन की जगह क्या आएगा? 1, तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ चली गई है। स्मॉल एन की जगह आएगा 2, तो इसका मतलब 2 हाफ लाइफ चली गई है, सो ऑन। तो ये सैंपल में अनडिकेड एटम्स निकालने का तरीका। तो ये सैंपल में डिकेड एटम्स निकालने का तरीका, यानी आपने डिकेड एटम्स निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल नंबर में से अनडिकेड को माइनस करना पड़ेगा। हम किसी भी एलिमेंट के लिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए हाफ लाइफ के साथ साथ मीन या एवरेज लाइफ भी डिफाइन करवाते हैं। हाफ लाइफ क्या होती थी? 0.693 ओवर लेमडा। मीन या एवरेज लाइफ क्या होती है? 1 ओवर लेमडा। तो इसका मतलब अगर मैं लेमडा के लिए इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लूं तो ये एक अगेन एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट आ गया कि हाफ लाइफ इज 0.693 इंटू टी मीन। रिमेंबर टी मीन क्या है? मीन या एवरेज लाइफ, और टी हाफ क्या है? हाफ लाइफ ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक और जो ट्रिक कह लें, शॉर्टकट कह लें, जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी देगा कि अगर आपको कोई भी टाइम गिवन हो और आपने उससे क्या निकालनी हो? हाफ लाइफ निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला ही है टी इक्वल्स एन टी हाफ। इसमें एन क्या है? कितनी हाफ लाइफ चली गई। इसमें टी हाफ क्या है? ऑफ कोर्स हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट। और इसमें टी क्या है? वो टाइम कि जिस टाइम पे आपने, जाहिर सी बात है, हाफ लाइफ निकालनी है, या वो टाइम कि जिस पे आप सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला तो जाहिर सी बात है, इस फॉर्मूला की मदद से आप स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी चलेगी वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये फॉर्मूला यहीं से ही आ रहा है। एन नॉट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो एन ओवर एन नॉट इक्वल्स 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर एन। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज हाफ लाइफ में डिस्कस करने का मकसद बेसिकली आगे आने वाले एमसीक्यूज में थोड़ी सी आसानी पैदा करने की कोशिश करना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे हाफ लाइफ की लिखी हुई, आपको कुछ अहम एलिमेंट्स की हाफ लाइफ भी जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अक्सर एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। मसलन यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ आपको कितनी दिखाई दे रही है? 4.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 ईयर्स। रेडियम की आपको हाफ लाइफ कितनी दिखाई दे रही है? मैंने पहले भी एग्जांपल के तौर पर डिस्कस किया था, तकरीबन 1600 ईयर्स या 1620 ईयर्स। रेडॉन की हाफ लाइफ आपको डेज में दिखाई दे रही है 3.8 डेज। और प्रोटाक्टेनियम की हाफ लाइफ आपको 6.66 आवर्स दिखाई दे रही है। तो हाफ लाइफ ईयर्स में भी हो सकती हैं, डेज में भी हो सकती हैं, और आवर्स या मिनट्स में भी हो सकती हैं। कुछ एमसीक्यूज ताकि आज जो हमने सारा काम किया उससे हमें पता चले कि किस किस्म के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जिससे में पहला एमसीक्यू, द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ऑफ 8O16 इज। अब अगर मैं इसका नंबर एनालिसिस करूं तो 8O16 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? एटॉमिक नंबर दैट इज 8, रिमेंबर 8 Z है और 16 A है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 8। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीकाकार क्या होता है? A माइनस Z। नाउ व्हाट इज A? 16। व्हाट इज Z? 8। तो A माइनस Z इज ऑल्सो 8। इसका मतलब 8O16 यानी ऑक्सीजन के इस आइसोटोप में प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 8। तो इन दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी? 8/8 यानी बीटा 1:1। आगे चलते हैं। द mass preferred per nucleon dash as atomic number increases till iron, for iron mass preferred per nucleon is dash and after iron it dash as atomic number further increases। तो लेक्चर के शुरू में मैंने बाइंडिंग एनर्जी का कर्व आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसमें हमने क्या देखा था कि mass इफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले बढ़ती है, आयरन पे कहां पे पहुंच जाती है? मैक्सिमम पे। लेकिन फिर फर्दर इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर या मास नंबर के साथ मास डिफरेंट पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी मजीद बढ़ती नहीं है बल्कि कम होना शुरू हो जाती है। तो आपकी इस पहली ब्रैकेट में क्या आएगा? इंक्रीजेस। आपकी इस दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? मैक्सिमम। और आपकी इस तीसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? डिक्रीजेस। यानी आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस बिकम्स मैक्सिमम एंड डिक्रीजेस। यानी आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। इंक्रीजेस बिकम्स मैक्सिमम एंड देन decreases. Next, what is the charge number of an alpha particle emitted during radioactivity? तो आपको पता है कि अल्फा is basically positive helium nuclei और इसमें आपको चार्ज नंबर क्या दिखाई दे रहा है? एटॉमिक नंबर क्या दिखाई दे रहा है? +2। आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा +2। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम
इज अबाउट 1600 ईयर्स। फिर बोल देता हूं हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर्स। इफ 100 ग्राम रेडियम इज एग्जिस्टिंग नाउ, 25 ग्राम विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर। अच्छा, आपके पास इनिशियल रेडियो एक्टिव रेडियम की तादाद कितनी थी? 100 ग्राम। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा? 50। और सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा? 25। और रिमेंबर हमने कहां से कहां तक आना था? 100 से 25 तक आना था। तो 100 से 25 तक आते हुए कितनी हाफ लाइफ चली गई? 2। तो अगर एक हाफ लाइफ कितने की है? 1600 ईयर्स की है, तो 2 हाफ लाइफ जाते जाते 1600 का डबल यानी 3200 ईयर्स का टाइम गुजर जाएगा। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। कुछ एमसीक्यूज को देखने का सिलसिला जारी रखते हैं। इस सिलसिले में नेक्स्ट एमसीक्यू जो मैंने यहां पे लिखा है प्लीज देखिएगा। हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट इज 7 days एट एसटीपी। और एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ टेम्परेचर इज डबल्ड एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देन द हाफ लाइफ ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी। मैंने आपके साथ लेक्चर में अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया है कि हाफ लाइफ किस बात पे डिपेंड करती है? एलिमेंट की नेचर पे। ये किसी एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती, यानी ये सराउंडिंग के टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है कि एलिमेंट क्या है और उसकी नेचर क्या है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अगर आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है? 7 days है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, प्रेशर, इवन उसका अपना टेम्परेचर, प्रेशर, हालत चेंज करने से याद रखिएगा उसकी हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी 7 days। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। द यूरेनियम 92-238 न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव डिकेज एमिटिंग अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे। पहले क्या निकल रहा है? अल्फा, फिर क्या निकल रहा है? बीटा, फिर क्या निकल रहा है? गामा। व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, यानी Z निकालना है और A निकालना है ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस। इसमें अब आपको न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक रूल याद होने चाहिए कि अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है। बीटा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता और एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा होता है। बच्चा यहाँ पे सवाल करता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा बीटा पार्टिकल है कि एंटी बीटा पार्टिकल है? तो याद रखिएगा, अव्वल तो इस बीटा के ऊपर कोई बाल नहीं लगा हुआ, तो ये एंटी बीटा पार्टिकल नहीं है, बीटा पार्टिकल ही है, यानी इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन नहीं है। और दूसरी बात, जब भी सिर्फ बीटा पार्टिकल का वर्ड यूज होगा तो उससे मतलब इलेक्ट्रॉन ही लिया जाएगा, नेगेटिव वाला ही बीटा पार्टिकल लिया जाएगा। जब उसे एंटी बीटा पार्टिकल या पॉजिट्रॉन की तरफ इशारा करना होगा तो वो या तो बीटा से पहले एंटी बीटा लिखेगा सवाल में, या बीटा के ऊपर बार लाजमन लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां पे बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन वाला बीटा है। तो बीटा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आती और एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाता है। और गैमा तो बेसिकली न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन है कि जिससे मास नंबर या चार्ज नंबर चेंज नहीं होता। प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपके पास इनिशियल चार्ज नंबर क्या था? 92 और मास नंबर क्या था? 238। सबसे पहले क्या निकला? अल्फा। तो अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी और 92 किस में चेंज हो जाएगा? 90 में। ज़हन में रखिएगा। फिर क्या निकला? बीटा। तो बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा और वो 90 से कहां पे चला जाएगा? 91। और गामा के निकलने से 91 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरा 91 तलाश करें तो 91 एक ही ऑप्शन में मौजूद है। मैथ्स नंबर को चेक करके अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। लेकिन चूंकि यहां पे हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं तो मैथ्स नंबर का भी एनालिसिस कर लेते हैं। इनिशियल मैथ्स नंबर कितना था? 238। अल्फा के निकलने से मैथ्स नंबर में 4 की कमी आ गई और 238 कहां पे आ जाएगा? 234 पे। और आपको पता है बीटा और गामा के निकलने से मैथ्स नंबर तब्दील या चेंज नहीं होता, तो 234 ही रहेगा। तो अगेन कंफर्मेशन है कि आपके इस एमसीक्यू का आंसर डेल्टा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स डिकेड इन 4 हाफ लाइफ्स आर। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की 4 हाफ लाइफ चले जाने के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके हो जाते हैं? मैंने आपको डिकेड का फॉर्मूला बताया था, n0 - n0 over 2 raised to power n।
ये एन नॉट क्या है, इनिशियल एलिमेंट की तादाद, एन नॉट क्या है, इनिशियल एलिमेंट की तादाद, और स्मॉल एन क्या है कि कितनी हाफ लाइफ चली गई है, कितनी हाफ लाइफ चली गई है, 4। तो इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, एन नॉट माइनस एन नॉट over 2 raised to power 4. Now 2 raised to power 4 is 16. So n naught minus n naught by 16 is of course 15 n naught by 16. आपके इस MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा। इसको जुबानी करने का भी तरीका है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएगा, 1/2। दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, 1/2 का हाफ यानी 1/4। तीसरी हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, 1/4 का हाफ यानी 1/8। चौथी हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, 1/8 का हाफ यानी 1/16। तो अगर 4 हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड यानी रह कितने गए हैं, 1/16, तो डिकेड यानी चले कितने जाएंगे, 15/16। और एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज 10 सेकेंड। Half life of an element is 10 second. Its mean life is. अभी मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया था, हम श्योर आपको याद होगा कि हाफ लाइफ इज 0.693 इंटू टी मीन। नो हाफ लाइफ कितनी है आपके पास, 10। 0.693 को राउंड ऑफ करके क्या लिखा जा सकता है, 0.7, और 0.7 को राउंड ऑफ करके क्या लिखा जा सकता है, 7/10। क्या फाइंड करना था इस एमसीक्यू में, हमने मीन लाइफ, तो 7/10 हो तो जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी मीन क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10/7, दैट इज 100/7, विच इज ऑलमोस्ट 98/7, एंड 98/7 इज 14। तो आपका आंसर 14 के आसपास का आएगा। और अगर मैं गलत नहीं तो 14 के आसपास मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, कौन सी वाली, अल्फा, 14.4 सेकंड। अब हम कुछ उन एमसीक्यूज की तरफ आएंगे जो पास पेपर्स में एमडी कैट के सिलसिले में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हुए हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला एमसीक्यू, और आप फिर देखें पिछले कई लेक्चर्स में आपने महसूस किया होगा, नोट किया होगा कि बाज दफा एग्जैक्ट बुक के फॉर्मूलाज, बुक की लाइंस या टीचर की बताई हुई चीजें एज इट इज एमसीक्यू में आ जाती हैं, और ये बड़ी आसानी से हासिल होने वाले कीमती नंबर होते हैं। इस हिस्से में पहला एमसीक्यू आप प्लीज देखिएगा, इन रिलेशन लैम्डा इंटू टी हाफ इक्वल्स 0.693 विच क्वांटिटी इज लैम्डा। तो अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना, I'm श्योर आपने सुना होगा, और बुक रीडिंग भी अगर आपने थॉरोली की हो तो आपको पता है लैम्डा क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर पर यूनिट टाइम, दैट इज डिके कांस्टेंट के जिसके यूनिट पर सेकंड होते हैं। आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा यानी डिके कांस्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम हैविंग 6.7 into 10⁻21 atoms at T equals 0. Decay constant of strontium is 8.3 into 10⁻10 per second. फॉर्मूला अभी हमने लेक्चर के दौरान डिस्कस किया कि एक्टिविटी बराबर होती है लैम्डा इंटू एन नॉट। इसमें लैम्डा क्या होता है, डिके कांस्टेंट, और एन नॉट क्या है, इनिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद। नाउ लैम्डा कितना है जी, डिके कांस्टेंट विच इज 8.3 into 10⁻10। मैं आपके आसानी के लिए इसको 8 into 10⁻10 ले लेता हूं, और इनिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 6.7 into 10⁻21। मैं इसको राउंड ऑफ करके 6.7 को 7 बना लेता हूं, 7 into 10⁻21। तो प्लीज आप देखें कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी कि 7 into 8 is 56 एंड -10 और 21 is 11। तो अगर ये 56 into 10⁻11 है, तो जब मैं 56 को क्या बनाऊंगा, 5.6, तो 10⁻11 बढ़ के 10⁻12 हो जाएगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40। नेक्स्ट प्लीज एमसीक्यू देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड व्हेन एन एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जब न्यूक्लियॉन्स मिलके न्यूक्लियस या एटम बना रहे होते हैं, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में रिलीज होती है, हमने इस लेक्चर में पढ़ा, वो मास डिफेक्ट की वजह से रिलीज होने वाली बाइंडिंग एनर्जी होती है। आपके इस आसान से एमसीक्यू का आंसर होगा बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, पास पेपर्स के एमसीक्यू देखने का सिलसिला जारी है। कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ बिस्मथ व्हिच हैज अ डिके कांस्टेंट ऑफ 4.3 into 10⁻3
पर सेकेंड। तो आप सबको पता है कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स 0.693 ओवर लैम्डा। नो 0.693 को जस्ट लाइक प्रीवियस एमसीक्यू क्या लिखा जा सकता है, राउंड ऑफ करके 0.7, और 0.7 क्या होगा 7/10, और लैम्डा कितना था हमारे पास 4.3 इंटू 10⁻3, दैट इज 43/10 इंटू 10⁻3। अगेन ये 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बट मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि राउंडिंग ऑफ के नॉन जीरो नंबर से आपको आंसर बताने की कोशिश करूं। 7/43 को 7/42 भी लिखा जा सकता है ऑलमोस्ट। नाउ 7/42 कम्स आउट टू बी 1/6 and 1/6 is 0.166. I repeat, 1/6 is 0.166. तो आपके आंसर का पहला नॉन जीरो नंबर क्या होगा 1, और दूसरा नॉन जीरो नंबर क्या होगा 6। तो आपका आंसर क्या आ सकता है 0.166 इंटू 10⁻⁵ समथिंग, 1.6 इंटू 10⁻⁵ समथिंग, 16 इंटू 10⁻⁵ समथिंग। मैं 10⁻⁵ को अभी सॉल्व नहीं कर रहा, मेरा सारा फोकस किसकी तरफ है, नॉन जीरो नंबर्स की तरफ। और पहले दो नॉन जीरो नंबर कौन है, 1 एंड 6। और अगर मैं गलत नहीं तो मुझे ऐसी एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है जिसमें पहले दो नॉन जीरो नंबर 1 एंड 6 दिखाई दे रहे हैं। आपके इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा 1.6 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। नेक्स्ट प्लीज एमसीक्यू देखिएगा, कंप्लीट द रेडियो एक्टिव इक्वेशन Z इंटू वाई प्लस गैमा। तो आप सबको पता है कि गैमा का चार्ज नंबर क्या होता है 0, गैमा पे मास नंबर क्या होता है 0, यानी गैमा निकलने से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के या डॉटर न्यूक्लियाई के किसी किस्म के मास या चार्ज नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। इनफैक्ट डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा नहीं, पेरेंट न्यूक्लियाई अपनी शक्ल मेंटेन रखेगा। लिहाजा अगर ये गैमा क्या है चार्जलेस एंड मासलेस, तो इसका मतलब डॉटर न्यूक्लियाई सिर्फ आपको समझाने के लिए, और पेरेंट न्यूक्लियाई इनके एटॉमिक और मास नंबर बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर Y का एटॉमिक नंबर क्या था B और मास नंबर क्या था A, तो Z का भी एटॉमिक नंबर क्या होगा B और मास नंबर क्या होगा A। आपके आसान से एमसीक्यू का आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट प्लीज एमसीक्यू देखिएगा, द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज 400 ग्राम्स आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, हाउ मच यूरेनियम विल बी लेफ्ट। जी इनिशियल अमाउंट कितनी थी 400 ग्राम्स, सो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितनी रह जाएगी 200 ग्राम्स। रिमेंबर द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर गॉन और हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर लेफ्ट इन द गिवन सैंपल। सो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 400 से कहां पे आ गया 200, सेकंड हाफ लाइफ के बाद 200 से कहां पे आ गया 100, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद 100 से कहां पे आ जाएगा 50 पे आ जाएगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, मास ऑफ वन रेडियम एटम इज डिक्रीज बाय 8.6 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम। ये मास डिफेक्ट की तरफ इशारा है। दिस मास डिफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ। तो हमें इस मास डिफेक्ट को किस में चेंज करना है, एनर्जी में चेंज करना है। उसके लिए तरीकाकार क्या होगा, डेल्टा E इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डेल्टा M, 8.6 इंटू 10⁻⁻30। What is C? 3 into 10⁸8. तो what is C square? 9 into 10⁻16. प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैंने इस मास को किस में इस एनर्जी को किस में चेंज करना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो, तो मैं क्या करूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करूंगा। और अगर मैंने इसको MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो 10⁻6 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, 8.6 और 1.6 यानी 86/16। Now 86/16 is close to 5. Remember 16 to 5 is 80. तो 86/16 is close to 5. तो 5 के करीब आपको कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है, या तो अल्फा या डेल्टा। तो यहां पे 10 के पास को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये 8.6 और 1.6 ने मुझे ऑलमोस्ट क्या दे दिया 5। Now please this 9 is close to 10. तो 10 और 10⁻16 is 10⁻17 एंड 10⁻17 माइनस 30 क्या बन जाएगा 10⁻13, और 10⁻19 और 10⁻6 भी क्या बन जाएगा 10⁻13।
और 10⁻13 और 10⁻13 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 5 MeV के आसपास। और 5 MeV के आसपास आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स अल्फा, यानी 4.84 MeV। तो वहां पर चूंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो ये एक तरीका हो सकता है इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का, जो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बात को वाइंड अप करने की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वेवलेंथ ऑफ, ये तमाम पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं। वेवलेंथ ऑफ गामा रेजेस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा सबसे लास्ट पे लाई करता है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आपको पता है एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E=hc/λ। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। कंपैरेटिव एनालिसिस किसके साथ करना है? एक्सरेस के साथ। मुझे चारों ऑप्शंस में एक्सरे लिखा दिखाई दे रहा है, तो याद रखिएगा एक्सरे की वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, जबकि गामा रे की एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। सवाल किसका है? एनर्जी का कि वेवलेंथ का? ऑफ कोर्स वेवलेंथ का। तो गामा रे की वेवलेंथ एक्स रे से शॉर्टर होगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। वैसे भी कॉमन सेंस है, बीटा और डेल्टा एक ही बात है। अब बच जाता है अल्फा और चार्ली, तो गामा रे और एक्स रे एनर्जी वाइज और वेवलेंथ वाइज डिफरेंट ही होंगे, इसलिए अल्फा भी नहीं हो सकता। तो अगर आपने गैस भी करना है तो चार्ली के अलावा और कोई गैस यहाँ पे बनता दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। थोरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इनटू। नाउ अगर थोरियम लिखूं मैं तो क्या बनेगा? 9234। ये थोरियम अपने में से क्या निकाल रहा है? बीटा पार्टिकल। अगेन बीटा के ऊपर कोई बार नहीं है और बीटा से पहले एंटी नहीं लिखा हुआ, तो इट इज वेल अंडरस्टूड कि ये इलेक्ट्रॉन वाला बीटा है। और इलेक्ट्रॉन वाले बीटा के निकलने से मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आती। हाँ अलबत्ता एटॉमिक नंबर में एक का क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। दिस इज प्रोक्टाटेनियम। आई रिपीट, दिस इज प्रोक्टाटेनियम। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। और आज के लिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन प्लीज देखिएगा। एमिशन ऑफ बीटा रेस फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट रिजल्ट्स इनटू, अगेन क्या यूज हुआ है? बीटा। तो ये कौन सा वाला बीटा होगा? इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज वाला बीटा। तो जब भी बीटा रेस निकलती हैं तो आपको पता है मास नंबर में कोई चेंज नहीं आती, और बता एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो जाता है। तो बीटा रेस के निकलने से एटॉमिक नंबर यानी चार्ज नंबर एक बढ़ जाएगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा इंक्रीजेस या इंक्रीज ऑफ चार्ज नंबर बाय 1, बीटा डिक्रीज ऑफ मास नंबर बाय 1 गलत है। बीटा के निकलने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आती। चार्ली नो चेंज इन चार्ज नंबर, ये भी गलत है क्योंकि बीटा के निकलने से चार्ज नंबर चेंज होता है। और डेल्टा डिक्रीज बाय चार्ज नंबर बाय 1, ये सही होता अगर एमसीक्यू बीटा का ना होता, एंटी बीटा का होता। यानी अगर इस एमसीक्यू में एंटी बीटा पार्टिकल का पूछा जाए तो फिर इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। लेकिन चूंकि इसने एमसीक्यू में किसका पूछा हुआ है? बीटा का पूछा हुआ है, तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्योंकि आपको पता है बीटा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा होता है, और एंटी बीटा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर में एक की कमी होती है। होपफुली इन तमाम एमसीक्यू समेत तमाम आर्टिकल समेत आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।